भारत माता की सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक। लगातार प्रदर्शन जारी है आप लोगों का। कहाँ से आज लोग आए हैं, थोड़ा सा बताइए, और कितना समर्थन मिल रहा है पूरे देश से आपको? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, जो हमारे सैनिक भाई आप लोगों की वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारी जो बात को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, तो मैं उन सारे पूरे सैनिकों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी वालों तक प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि इन भाइयों का साथ दो और इस आवाज़ को भारत सरकार तक भी पहुंचाओ और एक दूसरे हमारे जो सैनिक भाई हैं उनके पास भी पहुंचाओ, जिससे वो जागरूक हो। आज हमारे साथ में सर सबसे पहले तो देवभूमि से आए हुए हैं और हम प्रणाम करते हैं। संख्या बल भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, आम दिनों की अपेक्षा आज लगता है देवभूमि की कृपा हुई है तो संख्या बल ज़्यादा हो गया है। हाँ सर, आज तो भोले बाबा भी उतरे हुए हैं, महादेव उतरे हुए हैं, तो ये संख्या बल तो है ही। और वैसे भी संख्या बल सर आप लोग देख ही रहे हैं, कम यहाँ होने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, लगातार लोग आ ही रहे हैं, तो देवभूमि से आप आए हैं, थोड़ा बताइए कैसा चल रहा है वहाँ पे, क्या जोश है, क्या लग रहा है जवानों को, उम्मीद लग रही है कुछ? नमस्कार, मैं ऑनर कैप्टन तंजन सिंह बिष्ट, बिलासपुर कांडली पूर्व सैनिक समिति देहरादून से आया हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ और जो भी सब लोग यहाँ पर विगत 14 दिन से धरना दे रहे हैं उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। और उत्तराखंड से मैं अकेला नहीं आया हूँ, हमारे 13 जिले के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और हम अभी शुरुआत में जंतर मंतर में कम ही संख्या में आए हैं, लेकिन हम आने वाले समय में रामलीला ग्राउंड में इतनी तादाद में आएंगे कि वहाँ पर लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। मतलब रामलीला मैदान को भर दोगे पूरा? रामलीला मैदान साफ चेतावनी है सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, हम लाखों की संख्या में वहाँ पर सही समय पर एकत्रित होंगे और अपनी जो जायज़ मांग है उसको हम सरकार के सामने रखेंगे। एमएसपी पर लगातार बात होती रह रही है, एमएसपी जो मिलिट्री सर्विस पे है उसके बारे में, हार्डशिप अलाउंस है उसके बारे में बात हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है आपको जो आप लगातार एमएसपी की बात कर रहे हैं? आज आपका भी सौभाग्य है और हमारे सभी सैनिकों का भी सौभाग्य है कि मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अशोक यादव जी और पूर्व सैनिक है सार्जेंट पद से एयरफोर्स से, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में मिलिट्री सर्विस पे की केस भी लड़ रही है, तो यही इनके बारे में ज़्यादा बताएंगे। अशोक जी, आपने तो केस भी कर रखा है और आपको बहुत गहरी जानकारी होगी एमएसपी की। ऐसा तो है नहीं कि एमएसपी आज से अलग अलग कर दिया, ये तो पहले से भी ऐसा होता आ रहा, तो अब नया क्या हो गया जो आप लोग इतना उस पर? एमएसपी ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। हाँ, ये पिछले पे कमीशन में भी कम था, उसमें डिफरेंस काफ़ी कम था। हाँ। इसलिए महसूस नहीं होता था। 2000-6000 का मामला था। हाँ, 2000-6000 का मामला था, इसलिए थोड़ा सा कुछ हो रहा, स्टडी पहले चल रही थी। तो सर वही तो तिगुना हो गया, 2000-6000, 5000, 15000, तो दिक्कत क्या है? 3 गुना तब था, 3 गुना अब है। दिक्कत ये है कि ये कोई मतलब किसी रैंक को लेके और उसको लेके मिलिट्री लाइफ को लेके शुरू की गई थी। हाँ। पेक में साफ साफ लिखा है कि सिविल की लाइफ और डिफेंस की लाइफ वहाँ हार्डशिप को देखते हुए उनको मेरी बात किया गया। सुनिए, आप वकील साहब हैं। हाँ। एक बात मुझे बताइए, जेन्युइन बात बताइए। हाँ। जब शुरू हुआ हाँ। तब आपने आपत्ति नहीं की, ना इतनी आपत्ति हुई, तब आपने स्वीकार कर लिया। अभी सरकार ने उसी परसेंटेज में तो बढ़ाया भाई, 2000-6000, 3 गुना, 5000 5200 और 15000, लगभग 15-15.5 तो फिर मतलब फिर दिक्कत क्या है उसमें? आपत्तियां जैसे अब आज आपके सामने कह रहे हैं, वैसे आपत्तियां हुई है। लीगली हम 5 साल से पहले से तो कोर्ट में ही, माननीय कोर्ट में ही है। अच्छा, 2018-16 से 2000 आपका कहने का मतलब है जब से ये दिक्कत आई है तभी से आप लोग लड़ रहे हैं, अभी कोई नई मांग नहीं है? बिल्कुल गए हुए हैं, 2016 में गए थे, उसके बाद में कुछ हुआ आगे, तो 2018 में नए सिरे से हम दिल्ली हाई कोर्ट में। अच्छा, समय लगता है, बीच में कोविड आ गया, कोविड 2 साल में पता है कोई ना सुनवाई कहीं हुई नहीं है, डेट पे डेट मिली है। कपिल जी, एक बात बताइए मुझे, कहीं ये राजनीतिक मांग तो नहीं है? क्योंकि पहले भी जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि पहले भी इतना मामला तो था ही एमएसपी का कि भाई डिफरेंट था, जवान का अलग था, और अब आप इक्वालिटी की बात करते हो, सडनली ये कहाँ से उठ गया सवाल? नहीं साहब, वकील साहब हैं, इन्होंने बताया कि 5 साल से हम कोर्ट में। हाँ। 5 साल से पहले हम सड़क पे थे, 2009 से ही ये मांग चल रही है। 6 पे कमीशन में जो 6 पे कमीशन की रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों से लिखा है कि स्टेटस से बिल्कुल ये मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं होगी, स्टेटस होगा ग्रेड पे से।
अच्छा, हाँ, ये जीवन की कठिनाइयाँ हैं, जो सेना जीवन की कठिनाइयाँ उसके अनुसार होगा। आप उसमें भी देखो कि जो 6 पे कमीशन में था उसमें फर्स्टली पहली बार जवान को मिलिट्री सर्विस पे 1000 रुपये, और जो नर्स हैं उनके लिए 4200, और जो अधिकारी उनके लिए 6000। फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर इसके अंदर थोड़ी बहुत आवाज़ उठी, तब जवान की जाके 2000 रुपये की गई थी मिलिट्री सर्विस पे। तो ये पहले से ही है, पहले से ही मतलब इसमें कमियां आप हैं। सड़क पे है थे 2009 में, पर मोदी जी अभी कह रहे हैं कि कुछ आंदोलनजीवी जो लोग हैं वो अब आंदोलन पे उतर आए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तकरीबन आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि हमारे का एक सपना था कि माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जब आप देखोगे उनकी तस्वीर, वो बॉर्डर पे जाते थे और बॉर्डर पे जवानों के साथ में होली दिवाली मनाते थे। तो हमारे को बहुत खुशी होगी ऐसे एक प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो जवानों के साथ में रहते हैं, उनकी ड्रेस पहनते हैं। तो हमने 2014 में भी बहुत वोट दी, 2019 में भी दी, और मेरी मानो तो सर मैं एक कहते हैं कि अंध भगत, मैं तो काना भगत हूँ, मैं अभी भी हूँ माननीय प्रधानमंत्री का, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं गई, और जाएगी तो वो इस पे कोई ना कोई ठोस करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, कहीं ऐसा ना हो जाए? नहीं, आप विश्वास में धोखा हो जाता है। वो कोई बात नहीं सर, हम विपक्ष ने जो विपक्ष भी तो होगा सर देश में 75 सालों से शोषण तो जब से होता हुआ आ रहा है, पर ये आवाज़ उठी है, ये उठी है 2009 के बाद में जो भेदभाव की। और आज हम पैसों के लिए नहीं आए, यहाँ भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के आर्टिकल 14 को लेके आए कि ये असमानता है, ये असमानता खत्म होगी तो सर आपको खुशी नहीं होगी कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी, एक शरीर से बीमारी निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे अशोक यादव साहब हैं, पूर्व वायु सैनिक हैं, और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस को लड़ रहे हैं। और इससे पहले भी जवानों के लिए इन्होंने बहुत सारे केस लड़के उनको बेनिफिट दिलाया। जैसे ECHH के अंदर जो नेम प्लेट लगती थी कि पहले ऑफिसर आएगा फिर JCO जाएगा फिर जवान, वो हट गई। एक समानता आएगी, जो बीमार होगा पहले वो आएगा। सर मुझे एक बात बताइए, कोर्ट और सरकार में एक फर्क होता है। सरकार बनाती है पॉलिसी और कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है। तो पॉलिसी में तो कुछ भी बना सकती है सरकार। अगर वो कोई किसी की तनख्वाह तय कर रही है तो कोर्ट का क्या रोल है उसमें? कोर्ट में जाओगे तो वहां से आपको कहाँ राहत मिलेगी? तो वो तो कहेगा सरकार के पास जाओ। तो संविधान आर्टिकल 14 यही तो बोल रहा है। हम तो आर्टिकल 14 को लेके गए हैं ना, हम 32 को लेके गए हैं ना कोर्ट में कि ये असमानता हो रही है सर। संविधान भी तो ये कह रहा है ना। आपने पता है आप चौथे स्तंभ हो, 3 स्तंभ और है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो हम न्यायपालिका के पास में गए हैं। लोकतंत्र जो चलता है सर वो चलता है आम व्यक्तियों पे, पर लोकतंत्र को जो चलाने के, जो संविधान को लागू करने का जो जिम्मेदार है वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो समानता का अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर होता तो रिजर्वेशन ना होता। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और वकील साहब बेहतर जानते होंगे किस ग्राउंड पे जा रहे हैं सर। समानता के ग्राउंड तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, कुछ और टेक्निकल ग्राउंड होगा। नहीं, समानता नहीं है कि जैसे बताया मिलिट्री सर्विस पे हमारा उनकी कोई पे फैसिलिटी जो भी है उनके प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है। अच्छा। उनको तनख्वाह मिलती है, ग्रेड पे मिलती है, सुविधाएं मिलती है, हमारा उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको मिलना चाहिए, मिल रही है। और कपिल जी मेरा सवाल है, लगातार आप बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और चौथा स्तंभ आपकी बात लगातार पहुंचा भी रहा है और सारा माने देश की मीडिया में चल भी रहा है, तो आपकी क्या आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं? जहाँ तक हमारी आवाज़ हमने पहुँचाना था, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँचा दी ये बात। और आप इसको यहाँ ये मत देखो कि ये 300 व्यक्ति बैठे। मीडिया का है, हम तो उठा नेशनल मीडिया सर, नेशनल मीडिया को तो आप लोग बेहतर जानते हो, हमारे मुंह से क्यों निकलवाते हो। मैं तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इनको 400 व्यक्ति मत देखो सर, ये 4 लाख। जब हमने ये बता दिया कि कॉल हो जाए 72 घंटे के अंदर तो हम रामलीला ग्राउंड को भर सकते हैं। ये वर्कशॉप चल रहा है सर, सारी जगह जा रही है, सारे व्यक्ति जा रहे हैं। अभी आप हमारे उत्तराखंड से चंदन साहब जी आए हैं, 13 जिलों के प्रधान आए, एक जिले के प्रधान आए 13 जिलों के। तो अपने पीछे कितने पूर्व सैनिकों को छोड़ के आए होंगे सर, और ये 13 व्यक्ति ही रामलीला ग्राउंड को भर देंगे। हम तो आपकी मांगे जो जिसने देश की रक्षा करी हो इनको अनदेखा करा जा रहा है या सुन नहीं पा रहे सर। ये मैंने पहले भी बताया, ये बहुत बड़ी बीमारी है 75 सालों की। जो सरकार को संख्या बल हमारा दिखाया गया और जो स्टेज पे जो चढ़ने वाले थे वो सारे रिटायर्ड अधिकारी थे। भाई 15 सितंबर 2013 की रैली हुई रेवाड़ी के अंदर, 5 लाख पूर्व सैनिक आए। उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया पहली रैली में,
उसमें हमारा कोई जवान, जेसी और रैंक का रिटायर्ड एक भी मंच पे नहीं था। एक आत्ममंथन वाला सवाल, क्या बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हिस्सा मार जाता है? क्या जवानों में खुद एकता नहीं है? जवान खुद मैंने देखा है कि किसी अफसर के बनाए हुए उसमें संगठन में चले जाते हैं, कहीं कुछ चले जाते हैं, तो जब आपस में ही या जवान अलग अलग, मैंने देखा है कुछ लोगों ने 12 तारीख की कॉल दे दी है, कुछ अलग कॉल दे रहे हैं, तो आप उन सबको एक कैसे करोगे? वरना तो बंदर तो खाएगा ही हिस्सा बिल्ली की लड़ाई में। एडवोकेट साहब और भी बेहतर जवाब देंगे इनका। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पॉलिसी सरकार बनाती है, पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है? हमारे लिए। वहाँ ना कोई हमारा नुमाइंदा है, ना हमारी कोई बात रखने वाला है। तो जब हमारा बात रखने वाला कोई नहीं तो हमारा कौन रखेगा? हमारे आपके मंच के माध्यम से हम यही कहते हैं जो पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाए, हमारी वहाँ संख्या हो, हमारे जो भाई बैठे हैं जो जिनको जानकारियाँ हैं उनको लिया जाए, वही बेहतर वे से हमारा माल उठा सकते हैं और वही हमारे सर चुने हुए प्रतिनिधि उठाते हैं, आप ही ने तो वोट देकर चुना है उनको, वही तो आपकी बात उठा रहे हैं। अभी आप पैरेलल व्यवस्था चाहते हैं कोई कि कुछ लोग, कमेटियां तो सरकार बनाती है, वो तो आपकी बात सही है, कमेटियां बनाती है, कमेटियों में जवान के रिप्रेजेंटेटिव हो जाए वो अलग विषय है, लेकिन देश जो संसद चलती है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से चलती है। क्या आप अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे जवानों के बीच में से? क्या पॉलिटिक्स में उतरेंगे? बड़ा वैसा सवाल है मेरा। जैसे आपने बताया 4,04,140 करोड़, हाँ आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है ये बहुत जगह असर करेगा। हमने सरकार का साथ दिया है, पहले भी दिया है, अब भी दिया है। सरकार के प्रति हमारा कुछ मतलब वो नहीं है, लेकिन हमारा जो आवाज़ है उठाई जाएगी। तो यहाँ से लोग जा रहे हैं उनसे आह्वान किया जा रहा है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि संसद में क्यों नहीं उठ रही है आवाज? संसद में किसी भी एमपी ने नहीं उठाई। उठेगी। आप जा रहे हैं, जो अपने इलाके में जाएंगे वहाँ के एमएलए एमपी को लेके वहाँ जाके ज्ञापन देंगे, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या एमपी एमएलए को घेरेंगे आप या कुछ ऐसा करेंगे, उनके प्रोटेस्ट करेंगे उनके यहाँ, जिससे वो जब आवाज उठाए? क्योंकि शून्यकाल में उठा सकते हैं बहुत सारे। संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, अभी दूसरा हिस्सा जो है बजट सत्र का वो शुरू होने वाला है, तो कोई योजना है आपकी? कोई बताते तो है नहीं, आप अगर है तो बताइए। सर हमारी बिल्कुल योजना है। 13 तारीख से संसद का सत्र चल रहा है। पहला पॉइंट था आप तो ये था कि भाई अलग अलग क्यों है, ऑफिसर की संस्थाओं में जवान क्यों? यही सबसे बड़ी बीमारी थी जिसको हम तोड़ने में लगे हुए, और हम इसको तोड़ा हमने कि जिसमें ऑफिसर की संस्थाओं में जवान नहीं होंगे। अपने आप को बाहर करो। आर्टिकल 19 हमारे को संघ बनाने की आज़ादी देता है, संगठन बनाने की आज़ादी देता है। इसी कारण तो हमारा ये हुआ है जो पे पेंशन का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। रह गए आपने सांसदों को कहने के लिए कि विपक्ष हमारा क्यों नहीं साथ दे रहा है। विपक्ष भी तो जिम्मेवार है। विपक्ष आज मान लो हम विपक्ष से हम समय मांगते हैं, बिल्कुल नहीं देगी, या हम वर्तमान सरकार से मांग ले, बिल्कुल हमारे को तवज्जो नहीं देती। ये कड़ी को तोड़ने के लिए हमने बहुत बड़ा कठोर परिश्रम किया है और करेंगे। ये जो आज प्रेस आप कर रहे हो, पहले इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर कोई रिटायर्ड अधिकारी बैठते थे, यहाँ ऊपर तक स्कार्फ लगा के, टाई लगा के, तो ये सबसे बड़ी तो मेरे हिसाब से हमारे 28 लाख सैनिकों को गौरव कर रहे हैं कि आज चाहे चेहरा और नाम मेरा हो सकता है वो एडवोकेट साहब का हो रहा है, पर आत्मा जो हमारे को देख रहे हैं 28 लाख सैनिक, उनकी है। आपकी अगर आपकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानी तो फिर आपका क्या मतलब आगे का जो स्टेप होगा वो होगा? सर अभी तो हम ही नहीं थके हैं, अभी तो यहाँ जागरूकता चल रही है। कितने दिन चलेगा? ये तो चलेगा सर, धरना तो चलेगा, वो तो सरकार के ऊपर है। हमारी तो बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, सरकार कभी भी बुलाओ हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने पैसा नहीं चाहिए सर, आज भी करें, हमारे को चाहिए समानता। मेरी सैनिक विधवाएं जो मेरी माता बहनें हैं उनकी पेंशन आप देखो 2006 में 3500 रुपये थी और एक अधिकारी की विधवा की 5880 रुपये थी। सर ऐसा क्या है इनके पास में, कौन सी जादू की छड़ी है कि वो 5880 रुपये से सीधा 72,000 रुपये ले गए? और हमारे लिए कौन सी ऐसी छड़ी है कि वो हमारी 3500 से बढ़कर सीधे 11,500 रुपये आई? अभी माननीय प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं ना कि कंधे पे बंदूक रख के छोटे छोटे रैंक के सैनिक पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और दुश्मन से लोहा लेते हैं। मेरे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी, पर गई कहाँ? वो बाहर कर दिए सर। 42,700 करोड़ रुपया पहले 1 रैंक 1 पेंशन में दिया, दूसरी में 23,000 करोड़ रुपया दिया, वो भी गई। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से जो आप संगठन के रूप में चला रहे हैं इसको? अब अगला जैसे पहले पंजाब आया, फिर हरियाणा आया, अब क्या उत्तराखंड से कहाँ से आएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पंजाब से, उत्तर प्रदेश आएंगे। आप कहाँ से आएंगे? मतलब जो टीमें आ रही है ना, टीम आएगी उत्तर प्रदेश से। ये हमने कमेटी ने फैसला किया होगा कि किस स्टेट को, जो कर्नाटका वाले हैं उनकी रिजर्वेशन होनी है, केरला वाले की रिजर्वेशन होनी है,
इधर रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए बंदोबस्त करना है। गवर्नमेंट ने तो बंदोबस्त करना नहीं हमारे लिए, गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए एक पानी का गिलास भी नहीं दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद में ये कमेटी फैसला करेगी कि आगे वाले संगठन को कैसे हमने जोड़ना। तो अगली स्टेट उत्तर प्रदेश है आप? अगली स्टेट उत्तर प्रदेश है, 13 तारीख से लेके अगली 26 तारीख तक, मार्च तक। उसके बाद में सर ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक की रिजर्वेशन हो चुकी है, अभी उनसे बात चल रही है, और या फिर हमारे जो उत्तराखंड के आए हैं उत्तराखंड चलाएंगे, क्योंकि इनमें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।